हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। है ना, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब डाल दें तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये अपन को बात करनी है। ठीक है, तो शुरू करें। ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं लेता हूं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये देखो, ये लिया मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन है D और प्लेट का एरिया है A, है ना। ठीक है, अभी यहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है बीच में। ठीक है, यहां पर बीच में क्या है, आपका एयर है। ठीक है, फ्री स्पेस है आपका। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसका कैपेसिटेंस को मैं बोल रहा हूं C0। ठीक है, और ये होगा आपका एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक स्लैब डालूंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर इधर देखो, हां, अब मैं इसके अंदर स्लैब डाल रहा हूं, तो इसी के अंदर डालूंगा मैं, लेकिन अलग से शो करके दिखा रहा हूं बस आपको। ठीक है, ये देखो, ये वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, सेपरेशन D, एरिया A, लेकिन अब मैं इसके बीच में एक स्लैब डाल रहा हूं मैं डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, देखो ध्यान से, ये मैंने यहां पर एक स्लैब इंसर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ऑफ थिकनेस T एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, K। ये मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर इंसर्ट कर दिया प्लेट के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना। तो ध्यान देना, इधर देखो, तुम पहले ये बताओ कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे कैपेसिटर के बीच में, मतलब प्लेट के बीच में, तो क्या चार्ज की वैल्यू में कोई असर आएगा क्या, नहीं। मान लो मैंने कहा कि इनिशियल में यहां पर चार्ज है Q। ठीक है, इनिशियल में मान लो यहां पर चार्ज है Q, तो क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से यह आपका Q अफेक्ट होगा क्या, नहीं, है ना। चार्ज पे कोई असर नहीं आता है अगर आप स्लैब इंसर्ट करते हो तो। इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन आपका कैपेसिटेंस और आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में असर आता है कि नहीं। चलो ध्यान देना, आप ये बताओ पहले, यहां पर जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एग्जिस्ट कर रही थी, E0 मान लिया मैंने। ये आपका प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव था, है ना। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप बताओ, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V0 इज इक्वल टू E0 इंटू D बोल सकते हैं क्या। ठीक है, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो उस समय कैपेसिटेंस इतना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर ध्यान देना, जैसे ही आपने स्लैब को यहां पर इंसर्ट किया, एक्सटर्नल फील्ड तो E0 एग्जिस्ट कर रही थी, बट ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर इंटरनल फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी ना, EI। अपन ने डिस्कस किया हुआ है इसको प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका नेट फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड E0 एंड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, आपका अंदर भी एक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगा। वो अंदर वाला फील्ड ओवरऑल फील्ड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा।
तो जो यहां पर नेट फील्ड होगी वो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, E, है कि नहीं? देखो, एक्सटर्नल फील्ड E नॉट, इंटरनल फील्ड EI, तो E नॉट माइनस EI इज E। तो यहां पर इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, वेयर E इज व्हाट, E नॉट माइनस EI, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से इधर देखना। अब मैं यहां पर निकालने जा रहा हूं नया पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ध्यान देना, इधर देखो, मान लो V आपका है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, आप ये बताओ यहां पर E नॉट फील्ड, ये जो E नॉट फील्ड है मतलब एक्सटर्नल फील्ड, वो इस वेकेंट पोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये जो एम्प्टी स्पेस है यहां पर E नॉट फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो आप ये बताओ E नॉट फील्ड कितने स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं E नॉट इंटू डी माइनस टी, तो क्या तुम समझ रहे हो? तुम बताओ d माइनस टी क्या होगा। d में से t माइनस करेंगे तो ये और ये स्पेस मिला के आ जाएगा ना, है कि नहीं? जब भी हम d में से ये t माइनस करेंगे तो आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आ गया ना साथ में, है कि नहीं? और इन दोनों रीजन में आपका E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो आप बताओ E नॉट इंटू डी माइनस टी इस एम्प्टी पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, अब देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो तुम बताओ डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कितना नेट फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, E। भाई नेट फील्ड तो E है ना उसमें, ठीक है, दैट इज E नॉट माइनस EI। तो नेट फील्ड यहां पर E एग्जिस्ट कर रहा है और कितने पोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, T पोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? तो आप देखो मैंने कैसे निकाला पोटेंशियल डिफरेंस, E नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि इस एम्प्टी रीजन में, इस खाली रीजन में E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस E इंटू टी, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कितना फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, E, तो E इंटू टी हो जाएगा आपका पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो मैं निकालने जा रहा हूं नया कैपेसिटेंस, है ना, ध्यान देना। C इज इक्वल टू, ये आपका C है नया कैपेसिटेंस मतलब विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब देखो ये जो C है इसको हम लिख सकते हैं क्या, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो Q है, इस Q को तुम लिख सकते हो क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। आप बताओ यहां पर Q चार्ज डेवलप्ड है ना, और प्लेट का एरिया A है, तो मान लो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो क्या मैं Q को लिख सकता हूं सिग्मा इंटू A, है ना। देखो ना सिग्मा होता है क्या, इधर देख लो, सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहां से Q को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू A। ठीक, चलो अपॉन में V की वैल्यू ये पुट कर दें क्या, तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर मुझे ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो ध्यान से, सिंस K इज इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन E, तो यहां से E की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा, E इज इक्वल टू लिख सकते हैं E नॉट अपॉन K, है कि नहीं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस E को रिप्लेस करने वाले हैं E नॉट बाय K से, है ना। तो कहां करें, चलो और नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखो C इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ये जो आपका E है इसको मैं लिख रहा हूं E नॉट अपॉन K इंटू टी चल रहा है कि नहीं?
ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, सिग्मा ए अपॉन यहां से ई नॉट कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के ना, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो ई नॉट है, ई नॉट मतलब एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, इधर देखो जरा, यहां पर जो ये ई नॉट है एक्सटर्नल फील्ड, ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ई नॉट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, है कि नहीं, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ई नॉट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, सिग्मा इंटू ए अपॉन, इसको क्या लिखा अपन ने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर डी माइनस, यहां पर एक काम करो, माइनस टी कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 1 माइनस 1 बाई के, ठीक, बचेगा ऐसा। नाउ अब देखो सिग्मा कैंसिल, ये ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, एक काम करो टी को बाद में लिख दो, पहले लिखो 1 माइनस 1 बाई के इंटू टी, दिस इज व्हाट, C. This is the expression for capacitance with dielectric slab of thickness T. Is it clear? है ना। अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनना, इधर देखो, यहां पर देखते हैं कि पहले कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है, और जैसे ही हमने स्लैब डाला तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी माइनस 1 बाई के इंटू टी। तो देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस बढ़ गया है कि कैपेसिटेंस कम हो गया है। आओ कंपेयर करते हैं, देखो ध्यान से, आप ये बताओ, जो हमारा सी नॉट था वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था ना, बिना डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस, ठीक। अब जरा सोचो, दिमाग लगाना, यहां पर दोनों का न्यूमरेटर सेम है कि नहीं। अब देखते हैं कि यहां पर इसका डिनोमिनेटर क्या ये d से कम है, देखते हैं, आओ जरा यहां पर फोकस करना, देखो ये जो k होता है ना, ये k की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो बताओ 1 अपॉन 1 से ज्यादा वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी ना 1 बाई के, तो 1 बाई के की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक, और 1 में से 0 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे, ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, मतलब ये जो चीज आएगी, ये जो चीज आएगी ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, है कि नहीं, और पॉजिटिव वैल्यू इंटू टी करोगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और डी में से कोई पॉजिटिव वैल्यू सबट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर डी से कम होगा ना। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है ये पूरा, ये डी से कम है ना, क्योंकि डी में कुछ सबट्रैक्ट हो रहा है, और डी में ये जो सबट्रैक्ट हो रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप बताओ इसका डिनोमिनेटर कम है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसका सी क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। तुम ये बताओ, अगर मैं तुमसे यहां पर बोलूं कि सिंस डी माइनस 1 बाई के इंटू टी इज लेस देन डी ना, है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है यार, ये वैल्यू इससे क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सबट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर ध्यान से सुनो, अब ये बताओ, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, वैसे हमने कंपेयर कर लिया है कि C बड़ा होगा C नॉट से, है ना, लेकिन मैं उसको मैथमेटिकली लिखना चाह रहा हूं मैं, इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब बताओ ये वाली वैल्यू अगर इससे कम है तो इसका रेसिप्रोकल इससे ज्यादा होगा ना, है कि नहीं। देखो जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं
तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स। कैसे, एक काम करो जरा, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं उसको रब कर दूंगा मैं। यहां देखो जरा, आप बताओ क्या 1, या ऐसा बोले, क्या आपका 2 छोटा होता है 5 से? यस होता है भाई, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं 1/2 और इनइक्वालिटी का मान लो साइन चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, तो क्या यह सही है? देखो 1/2 होता है 0.5 और 1/5 होता है 0.2, तो क्या 0.5 छोटा होता है 0.2 से? नहीं। मतलब जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना चाहिए ना, ठीक है। तो यहां पर अगर 2 5 से छोटा है तो 1/2 1/5 से बड़ा होगा ना, हाँ है ना, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर किसी से छोटी है तो उसका रेसिप्रोकल जब करोगे ना तो वही उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा उससे। तो ये देखो, ये चीज इससे छोटी है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल से बड़ा होगा, ठीक। अब मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं एप्सिलॉन नॉट ए का, ठीक है। तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस 1 k इंटू टी ग्रेटर देन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दोनों तरफ हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना यार, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज क्या है, ये सी है, ग्रेटर देन ये वाली चीज क्या है, सी नॉट है। तो आप बताओ जस्टिफाई हो गया ना कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब डालेंगे तब का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा ना एज कंपेयर टू विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसका मतलब कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करोगे कैपेसिटर में तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। और यही मेरा मकसद, यही हमारा मकसद होता है स्लैब को इंसर्ट करने का, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी होती है ना। चलो, तो ये तो बस मैंने आप लोग को एक जस्टिफिकेशन दिया है ना। तो जरूरी नहीं है कॉपी करो, ठीक है, लेकिन करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है, ठीक है। चलो अब यहां पर ध्यान देना, ये तो फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस निकालने का, ठीक। अब मैंने ये कहा कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, है ना, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, ये नोट कर लिया हमने, ठीक है। उसके चार्ज पे कोई असर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन उसके पोटेंशियल में क्या असर आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम पोटेंशियल को लेके एक बार डिस्कशन करते हैं। आओ देखो ध्यान से सुनो, तुम ये बताओ जब स्लैब नहीं था, विदाउट स्लैब, आप बताओ V नॉट इज इक्वल टू कितना था, E नॉट इंटू डी था ना, ठीक। लेकिन जब स्लैब आ गया विथ स्लैब, तो आप बताओ V कितना था, आपने निकाला था E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, ये था, है कि नहीं। अब देखो ध्यान सुनो, आप ये बताओ E नॉट डी, इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, E नॉट डी माइनस E नॉट टी प्लस E इंटू टी, ठीक। अब देखो ये E नॉट डी एज इट इज है, एक काम करो यहां से तुम माइनस टी कॉमन लो, तो ये E नॉट माइनस E आएगा ना, आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, E नॉट डी तुम यहीं पर देख सकते हो, वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है, हां। अब देखो ध्यान से, ये E नॉट बड़ा होता है ना, ये E से, ये E क्या होता है, रिड्यूस फील्ड, और ये E नॉट क्या है आपका, एक्सटर्नल फील्ड। तो ये बड़ा ये छोटा, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटू टी करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और कोई पॉजिटिव चीज इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है तो जो V की वैल्यू है वो E नॉट डी से कम आएगी ना। तो आप देखो V नॉट इक्वल टू E नॉट डी,
और v है आपका ई नॉट डी माइनस समथिंग, मतलब ये v कम हो गया ना v नॉट से, मतलब हम यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं ना कि v इज लेस देन v नॉट। इसका मतलब कि जब हम स्लैब डालते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हां या ना? ठीक है, तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है और उसके चार्ज पे कोई असर नहीं आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब मैं यहां पर एक केस करने जा रहा हूं। क्या केस है वो देखो। अभी मैंने जो स्लैब इंसर्ट किया है, मैंने वो थिकनेस टी का इंसर्ट किया है ना, मैंने मतलब मैंने पूरे स्पेस को कवर नहीं किया है ना, उसमें कोई वैकेंट स्पेस भी था ना, वहां पर एम्प्टी स्पेस भी वहां पर था ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस स्पेस को कंप्लीटली फिल कर रहा हूं विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो ये देखो, ध्यान से सुनो। व्हेन स्पेस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर is completely filled with dielectric ठीक है, देन आप बताओ T इज इक्वल टू D हो जाएगा ना? ठीक है, आप बताओ अगर मैंने कंप्लीटली फिल कर दिया तो मैं बोल सकता हूं ना कि T बिकम इक्वल टू D। आप देखो डायग्राम में, यहां पर मैंने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया तो ये थिकनेस जो है ये स्लैब का वो पूरे D के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां देखो, आप बताओ अगर T इक्वल टू D हो गया तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 1 बाई K इंटू T बिकम D ना। यहां पर T था ना फॉर्मूले में, आप देखो यहां पर फॉर्मूले में क्या था? T था, मैंने T को क्या लिख दिया? D लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा सॉल्व करने पर। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन लो तो यहां बचेगा 1 माइनस ऑफ दिस, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, -1 प्लस 1 बाई K, -1 प्लस 1 कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू 1 बाई K, ये K ऊपर गया तो C की वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन नॉट K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D, है कि नहीं? और ये बताओ ये एप्सिलॉन नॉट A बाय D क्या है? ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है ना, मतलब विदाउट स्लैब वाला कैपेसिटेंस है ना। तो आप बताओ इसको हम C नॉट लिख सकते हैं क्या? तो यहां पर हो जाएगा क्या? C इक्वल टू K टाइम्स C नॉट, हाँ है ना? मतलब अगर आप पूरे स्पेस को फिल कर देते हो तो आपका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल कैपेसिटेंस के। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपको कंक्लूजन ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये आपका कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो आप लोग क्या करेंगे, पहले ये नोट करें, फिर आप लोग ये नोट करें, फिर ये नोट करें। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान देना। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर अब मल्टीपल स्लैब प्लेस करने वाला हूं। मतलब अभी मैंने क्या प्लेस किया, एक पर्टिकुलर मटेरियल का स्लैब इंसर्ट किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा कि अलग अलग मटेरियल के 2-3 स्लैब इंसर्ट कर दूंगा मैं, मतलब मल्टीपल स्लैब, मल्टीपल मटेरियल का स्लैब इंसर्ट करूंगा मैं।
तो उसका नेट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाए वो अपन को सीखना है कि नहीं। चलो शुरू करें, आओ देखो ध्यान से यहां पर देखो, कैपेसिटर विथ मल्टीपल स्लैब है ना। ओके, नाउ पहला इसमें हम बात करेंगे पैरेलल टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, मतलब यहां पर हम कैपेसिटर के प्लेट के पैरेलल स्लैब को प्लेस करेंगे। ये देखो, ये आपका क्या है, प्लेट है ना कैपेसिटर का, तो स्लैब कैसे इंसर्ट करना है, दिस है कि नहीं। तो यहां पर आपका स्लैब पैरेलल टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्लेस करना है अपन को, ठीक है। आओ मैं आपको शो करके दिखाता हूं, यहां पर ध्यान देना। इधर देखो, ये है आपका, ये आपका पैरेलल प्लेट, ठीक है। चलो यहां पर इसका एरिया ए है और ये सेपरेशन डी है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, मैं यहां पर इंसर्ट करने वाला हूं, देखो ये कंप्लीटली फिल्ड है भाई, वो बस मैंने आपको गैप ऐसे शो करके दिखाया है मैंने, ठीक है, ताकि मैं चार्जेस यहां पर बता पाऊं, बाकी यहां पर कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। देखो अब यहां देखो, ये मान लो अलग मटेरियल का स्लैब है, ये मान लो अलग मटेरियल का स्लैब है और ये अलग मटेरियल का स्लैब है। तो यहां पर मैंने 3 स्लैब प्लेस किए हैं, ये तीनों अलग अलग मटेरियल के हैं, तो हर एक का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना K1, इसका कितना K2 और इसका कितना K3 है कि नहीं, ठीक है। इसका थिकनेस हम T1 मान लेते हैं, इसका थिकनेस T2 और इसका थिकनेस T3 है कि नहीं, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, मुझे निकालना है इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस, ठीक है। यहां पर मैंने सिर्फ 3 स्लैब प्लेस किए हैं, तो मैं 3 स्लैब के लिए पहले निकालूंगा कैपेसिटेंस और फिर उसको जनरलाइज कर दूंगा n स्लैब्स के लिए, क्योंकि कोई जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ 3 ही स्लैब्स हो, और भी हो सकते हैं। तो अभी अपन काम करेंगे सिर्फ 3 के लिए, फिर मैं उसको जनरलाइज कर दूंगा n के लिए, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, सुनना ध्यान से। अब अगर मैं चार्जेस इंड्यूस की बात करूं मैं, ठीक है, तो देखो जैसी इस मल्टीपल स्लैब को तुम प्लेट के बीच में रखोगे, यहां पर सारे डाइलेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड। तो चार्जेस कैसे अपीयर होंगे, सुनना ध्यान से। इधर देखो, यहां देखो, यहां पर आपका, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये जो प्लेट है कैपेसिटर के। अब देखो पॉजिटिव के बाजू में क्या आएगा, नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, यहां पर ये पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, यहां पर फिर से नेगेटिव होगा इंड्यूस, फिर यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, फिर देखो यहां पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहां पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, ठीक है। और देखो यहां पर नेगेटिव ऑलरेडी है ना, तो नेगेटिव के बाजू में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब ध्यान देना, इधर देखो, तुम बताओ यहां पर जितने भी आपके डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं, ठीक है, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जहां पर चार्जेस अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, तो जिस सरफेस पे चार्जेस अपीयर होते हैं उसी सरफेस का एरिया लिया जाता है। और आप ये देख के बताओ कि यहां पर जितने भी स्लैब हैं उनके सरफेस पे जहां पर चार्ज आ रहा है उसका एरिया सेम है ना एज द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर, है कि नहीं। तो जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर का एरिया है वही एरिया सारे स्लैब का है ना, बस यहां पर थिकनेस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, हर एक डाइलेक्ट्रिक का मैं कैपेसिटेंस लिखने वाला हूं, सुनना ध्यान से। यहां पर इधर देखो, पहले वाले का मान लो कैपेसिटेंस है C1, दूसरे वाले का मान लो C2 है और तीसरे वाले का मान लो C3 है, ठीक। अब मेरी बात को सुनना, मैं
यहां पर C1 C2 C3 की वैल्यू कैसे लिखने वाला हूं वो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, मैं C1 की वैल्यू ये सोच के लिखूंगा कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, जो कंप्लीटली फिल्ड है विथ दिस मटेरियल एंड थिकनेस T1, हाँ है ना। तो ये बताओ, अगर मान लो कोई कैपेसिटर में कंप्लीटली फिल्ड है आपका डाइलेक्ट्रिक से, तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है ना। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा इनिशियल के, ठीक है। तो यहां देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मान लो आपका जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, और उस कैपेसिटर का थिकनेस कितना है, T1, तो आप बताओ यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, C1 इज इक्वल टू K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय T1। यहां पर मैंने एप्सिलॉन नॉट A बाय D नहीं लिखा, मैंने D, ये D तो पूरा है ना आपका। हमें यह मानना है कि आपका जो कैपेसिटर है उसका थिकनेस T1 ही है, वो कंप्लीटली फिल्ड है K1 वाले मटेरियल से। मतलब प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में कितना मानना है गैप, आपको T1 मानना है। आप ये देखो ना, आप ये देखो, ये आपका जो है, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हो गया, तो ये एक पर्टिकुलर कैपेसिटी तो हुआ। तुम ये बताओ, यहां पर ये आपका जो पहला वाला मटेरियल है, यहां पर नेगेटिव क्रिएट हुआ है, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, तो ये भी एक कैपेसिटी तो है, ये भी एक कैपेसिटर है ना बेटा, ठीक है। तो आप बताओ इसका एरिया ए ही है कि नहीं, और इसका जो सेपरेशन है वो T1 है कि नहीं। तो इसका कैपेसिटेंस, अगर यहां पर एयर होता बीच में, तो हम क्या लिखते कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A बाय T1 लिखते, है कि नहीं। लेकिन यहां पर आपका बीच में एयर है क्या, नहीं, यहां पर तो कोई मटेरियल है ना। तो अगर कोई मटेरियल है कैपेसिटर में, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है कि नहीं। तो यहां पर इसका कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे हम, अगर ये K1 मटेरियल का है तो ये लिखेंगे K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय T1, है ना। तो यहां पर जितने भी स्लैब्स हैं वो भी एक कैपेसिटर हैं विथ अ पर्टिकुलर मटेरियल। तो उनका जब कैपेसिटेंस लिखोगे, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय जो उसकी थिकनेस है वो लिखोगे, लेकिन वहां पर K1 मल्टीप्लाई करोगे ना, है कि नहीं, क्योंकि वहां पर बीच में एयर तो है नहीं, वो कोई और मटेरियल है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करोगे ना वहां पर, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां देखो, मैंने लिखा इसका कैपेसिटेंस व्हाट, K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय T1। नाउ C2 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये भी हमारा एक कैपेसिटर है ना, तो ये क्या होगा, K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय T2, ये भी हमारा एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो C3 की वैल्यू कितनी होगी, देखो K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय T3, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर बेसिकली 3 कैपेसिटर हो गए मेरे पास, और उनका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है, लेकिन यहां पर D क्या है, वो थिकनेस है, और यहां पर हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर एयर नहीं है, कोई और मटेरियल है, तो उस एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आएगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, हाँ है ना। और आपको यह पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन द चैप्टर कूलम्स लॉ, कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना K, ये एक्चुअली में रिलेटिव परमिटिविटी भी होती है ना। तो एप्सिलॉन नॉट हम कब लिखते थे, जब वहां पर फ्री स्पेस मीडियम होता था, लेकिन अगर कोई और मीडियम होता था तो वहां पर हम लिखते थे एप्सिलॉन,
ठीक है, और उस एप्सिलॉन को लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट। तुम ये बताओ, कोई और मीडियम जब होता था तो वहां पर आप लिखते थे उस मीडियम का परमिटिविटी, और मीडियम के परमिटिविटी को लिख सकते हो ना एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता है इसी को के बोलते हैं, तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कोई और मीडियम जब होता है ना तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आता, एप्सिलॉन नॉट के साथ कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये कहानी होती है। तो ये हो गया C1 C2 C3। नाउ अब सुनो, देखा जाए तो यहां पर 3 कैपेसिटर का ये कॉम्बिनेशन है। अब ये बताओ ये तीनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो आप देख सकते हैं इसका पॉजिटिव प्लेट इसके नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव सरफेस इसके नेगेटिव सरफेस से कनेक्टेड है। तो ऑपोजिट टर्मिनल जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, है ना। पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, फिर दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि यह सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं, यहां पर ध्यान देना। ठीक है, मैं उसको रब कर रहा हूं। ठीक है, चलो यहां पर ध्यान देना। हम कहेंगे सिंस C1 C2 and C3 are in series, ठीक है। Therefore their equivalent is 1 upon C equivalent equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखो, यहां पर 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1। तो यहां पर क्या करोगे, सबका रेसिप्रोकल करोगे। तो ये बताओ जब इसको लिखोगे यहां पर तो आपका T1 ऊपर चला जाएगा ना। ठीक, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं, आप लोग इतने बड़े हो चुके हो। T1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस T2 अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस T3 अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक, अब बताओ यहां से सब में से कॉमन आ रहा है ना 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, चलो कॉमन लेते हैं, अपन ये करते हैं नेक्स्ट पेज में। ये देखो 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू, तुम बताओ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया, क्या बचेगा? देखो ध्यान से, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये देखो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, होगा कि नहीं होगा ऐसा? ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो वहां पर वो T1 T2 T3 देगा, K1 K2 K3 देगा आपको वो। तो जब इनको सॉल्व करोगे सिंगल फ्रैक्शन में लाओगे, फिर इनका रेसिप्रोकल करके निकाल लोगे ना C इक्विवेलेंट मल्टीपल स्लैब वाला। ठीक, चलो ये तो हो गया सिर्फ 3 स्लैब के कारण। अब जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ 3 ही स्लैब हो, यहां पर मल्टीपल स्लैब हो सकते हैं, मतलब n स्लैब के लिए अपन जनरलाइज कर दें। आओ देखो, फॉर n नंबर ऑफ स्लैब, बताओ क्या कहानी होगी? 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा Tn अपॉन Kn। है ना? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो ये हो गया आपका
कैपेसिटर विथ मल्टीपल स्लैब, और यहां पर उसका हमने पहला केस देखा कि जब स्लैब को हम प्लेट ऑफ कैपेसिटर के पैरेलली प्लेस करेंगे तो। ठीक है, चलो तो आप लोग एक काम करें, इसको नोट करें। फिर इसको नोट कर लें। ठीक है, चलो अब हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है, मल्टीपल स्लैब, जिसमें जो स्लैब्स हैं वो प्लेट ऑफ कैपेसिटर के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होंगे। तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे वो अपन थोड़ा सीखेंगे, है ना। चलो आओ, ध्यान देना, इधर देखो। परपेंडिकुलर टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, आप क्या कर रहे हो, यहां पर कैपेसिटर के प्लेट के परपेंडिकुलर बहुत सारे स्लैब को प्लेस कर रहे हो। ठीक है, लाइक दिस। देखो ध्यान से, ये देखो, ये आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। अब देखो ध्यान से, इसका एरिया ए है, ठीक है, ओके। अब यहां पर ध्यान देना, ये आप स्लैब को प्लेस कर रहे हो, ये एक स्लैब हो गया, ये एक स्लैब हो गया, ये एक स्लैब हो गया। ठीक है, चलो तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, अच्छा सब रेक्टेंगल फॉर्म में है बेसिकली, यहां पर मतलब सब क्यूबॉइड फॉर्म में है। ये थोड़ा सा आपको टिल्टेड दिख रहा होगा, ठीक है, एक सेकेंड यार। ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। नाउ अब देखो, इसका एरिया यहां पर ए है। अब मैं यहां पर स्लैब इंसर्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा कर्व हो गया लेकिन ठीक है, तुम इसको स्ट्रेट मानोगे। ये आपका है, मान लो ये ऐसा स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। फिर उसके बाद ये आपका एक है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और ये तीसरा स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है। यहां पर ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ठीक है, चलो यहां पर प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, D है ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये बताओ, ये आपका प्लस Q होता है, ये माइनस Q होता है। ठीक है, अब देखो प्लस के बाजू में क्या अपीयर होगा, यहां पर नेगेटिव यहां क्रिएट होगा, पॉजिटिव यहां क्रिएट होगा, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, मैं अब क्या करने वाला हूं, हर एक स्लैब का मैं कैपेसिटेंस निकालने वाला हूं। ठीक है, यहां पर देखो हर एक स्लैब में आपका नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हो गया है, मतलब ये अपने आप में एक इंडिविजुअल कैपेसिटर हो गया। ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनना, हम लोग एरिया, जो फॉर्मूला होता है ना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी में, जो ए होता है ना एरिया, वो किसका एरिया लेते हैं मालूम आपको, हम उसका एरिया लेते हैं जो जिसमें चार्जेस अपीयर हो रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, तुम ये बताओ, ये आपका स्लैब है, सॉरी ये आपका प्लेट है कैपेसिटर का, जिसका एरिया हम बोल रहे हैं कैपिटल ए। ठीक है, तो ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो इसका जो एरिया ए है उसको हम लिख सकते हैं क्या, हाइट ऑफ प्लेट इंटू ब्रेथ ऑफ प्लेट। अगर मैं प्लेट का ब्रेथ बी मान लूं, ठीक, और उसका हाइट h मान लूं, तो आप बताओ एरिया ए को लिख सकते हैं क्या, h इंटू बी, है ना। तो यहां देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि इसका हाइट h है, हाइट h है प्लेट का, ठीक है, और ये देखो ध्यान से, और इसका जो ब्रेथ है जो अंदर की तरफ है,
तुम लोग तो क्या कर रहे हो, ये प्लेट के ये साइड वाले व्यू को देख रहे हो, लेकिन ये अंदर की तरफ है ना ऐसा, तो इसका ब्रेथ अंदर की तरफ है। तो अगर मैं इसका ब्रेथ b मान लूं, ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ प्लेट बी, ठीक है, बी यहां ले लेता हूं बी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से यहां पर, तो अब बताओ यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो अगर मुझे इसका लिखना है कैपेसिटेंस, तो मुझे जिस सरफेस पे चार्जेस अपीयर हो रहे हैं उसका लेना पड़ेगा एरिया। अब जरा सोचो, ये देखो आपने स्लैब को ऐसे प्लेस किया है ना। अब देखो ये जो आपने स्लैब प्लेस किया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका हाइट होगा उसका हाइट होगा T1, लेकिन उसका ब्रेथ तो B ही रहेगा ना, क्योंकि इसने पूरे प्लेट को कवर किया है ना। ये देखो ये आपका स्लैब है, ये आपका स्लैब है, इसका क्रॉस सेक्शन है, ये आपका प्लेट है, ये उसने पूरे को कवर किया है ना, ये पूरे को कवर किया उसने। तो इसका जो हाइट है वो आपका T1 रहेगा, ये पूरा H नहीं रहेगा, लेकिन इसका ब्रेथ B रहेगा ना। मतलब वो जो स्लैब है वो अंदर की तरफ तो उतना ही रहेगा ना जहां तक आपका प्लेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? मतलब यहां पर हर स्लैब का जो ब्रेथ है वो सेम रहेगा, है ना, दैट इज बी। आ रही है बात समझ में? तो आप बताओ यहां पर देख के इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं क्या, T1 इंटू बी, है कि नहीं? इसका हाइट T1 है और ब्रेथ कितना है अंदर की तरफ, B है कि नहीं? ठीक है, चलो तो आप बताओ इसका एरिया हो गया T1 इंटू बी। इसका एरिया कितना होगा, इस वाले स्लैब का क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये हो जाएगा T2 इंटू बी। इसका कितना हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा T3 इंटू बी, हाँ है ना? ठीक है। और ये देखो ये जो आपका कैपेसिटर है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो सेपरेशन है वो तो आपका D के ही बराबर होगा ना, ठीक है। तो जो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, उसमें जो D है वो यहां पर D के ही बराबर है ना। उसमें जो D होता है वो क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का सेपरेशन होता है D, वो तो यहां पर D के ही बराबर है। जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस है वही यहां पर इन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का सेपरेशन है ना। तो आओ हम लिखते हैं यहां पर हर एक का कैपेसिटेंस, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है, ठीक। अब देखो ध्यान से, C1 की वैल्यू आप बताओ, फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट A बाय D, कब? जब आपका वहां पर मीडियम क्या होता है, एयर। लेकिन अगर मीडियम कोई और है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग से आ जाएगा ना, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर हम क्या बोलेंगे, K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन A यहां पर कौन होगा, T1 इंटू बी होगा ना। तो यहां पर एरिया होगा T1 इंटू बी अपॉन आपका जो सेपरेशन है वो तो D ही है ना, बिटवीन द चार्ज प्लेट, ठीक है, बिटवीन द चार्ज सरफेस, ठीक है। नाउ सिमिलरली C2 की वैल्यू कितनी होगी, K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका एरिया कितना होगा, ये होगा आपका T2 इंटू बी अपॉन D, होगा ऐसा, ठीक है। नाउ C3 की वैल्यू कितनी होगी, K3 एप्सिलॉन नॉट T3 इंटू बी अपॉन D, हाँ है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, मैंने हर एक का कैपेसिटेंस लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ अब बताओ ये तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड कैसे हैं,
तो ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। देखो कैसे, ये देखो, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, तीनों का नेगेटिव एक साथ कनेक्टेड है ना, मतलब तीनों का नेगेटिव एक तरफ है, तीनों का पॉजिटिव एक तरफ कनेक्टेड है। तो जब कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट एक तरफ, नेगेटिव प्लेट एक तरफ कनेक्टेड होते हैं तो उसे पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं ना। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस C1, C2, C3 आर इन पैरेलल, ठीक है, देयरफॉर इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा ना। पैरेलल में कैपेसिटेंस का सिंपल सम होता है, ठीक है। चलो अब देखो, जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो तीनों में से एप्सिलॉन नॉट B बाई डी कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट B बाई डी कॉमन आ गया, क्या बचेगा, K1 T1 प्लस K2 T2 प्लस K3 T3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इज इट क्लियर, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर, है कि नहीं। अब मैं इसको अगर जनरलाइज कर दूं फॉर एन स्लैब, तो कुछ नहीं करना है, यहां पर अप टू कितना आ जाएगा, KN/TN आ जाएगा, ठीक है। आओ मैं लिख देता हूं, फॉर एन स्लैब, फॉर एन स्लैब्स क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, C इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट B बाई डी इंटू K1 T1 प्लस K2 T2 प्लस K3 T3 एंड सो ऑन अप टू KN/TN। हो जाएगा ना ये, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सिंपल कहानी परपेंडिकुलर टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर की, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ कहना चाहता हूं, ठीक है, सुनना ध्यान से। जब भी मल्टीपल स्लैब्स वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एरिया किसको लें, ठीक है, और जो डी का रोल करेगा ना, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज सरफेस, वो क्या लें। तो सुनना, जिस सरफेस पे चार्जेस अपीयर होती हैं उनका एरिया लिया जाता है, ठीक है। और डी का रोल कौन करता है, डी का, जो चार्ज सरफेस है ना उनके बीच के सेपरेशन को, वो डी का रोल करता है कि नहीं। और जब भी उसका कैपेसिटेंस लिखो तो देखो वो मटेरियल कोई और है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू जो एरिया होगा अपॉन जो डी होगा, ठीक है। फिर देखो कि ये सीरीज है कि पैरेलल है ना। सीरीज कैसे पहचानते हैं कि अगर एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से है, फिर आपका पॉजिटिव नेगेटिव से है, मतलब ऑपोजिट सरफेसेस अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो सीरीज होता है, और सेम चार्ज अगर आपस में कनेक्टेड हो तो उसे पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। बस वही ध्यान देना है अपन को, ठीक है। चलो तो एक काम करें, आप लोग ये नोट कर लें, फिर ये नोट कर लें। चलो अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आओ जरा मजा आएगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है वो, है ना, ध्यान देना, सवाल को पढ़ते हैं पहले। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 माइक्रोफैराड टू 80 माइक्रोफैराड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तुम ये बताओ, उसने कहा कि उसका कैपेसिटेंस 4 से 80 हो गया जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाला, और होता भी है ना यार कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है कि नहीं। और यहां पर ये नहीं कहा ना कि इतना पार्ट कवर किया है ना, उसने बोला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, मतलब हम ये मानेंगे कि पूरा स्पेस फिल कर दिया उसने उस डाइलेक्ट्रिक से, ठीक है। और आप ये बताओ कि अगर
पूरा स्पेस कंप्लीटली फिल करते हैं अगर डाइलेक्ट्रिक से, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है ना इनिशियल कैपेसिटेंस के, अपन ने डिस्कस किया था अभी, है ना। तो आप बताओ, ये इनिशियल कैपेसिटेंस है, वो कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, और कितना हो गया 80 हो गया, मतलब ये 80 है ना 80। तो आप बताओ C की वैल्यू कितनी 80 माइक्रोफैराड 10 की पावर -6 के C नॉट कितना 4 माइक्रोफैराड 4 इंटू 10 की पावर -6, ये कैंसिल और ये कितना आ गया 20, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 20। दिस इज सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लड्डू क्वेश्चन बिल्कुल, है कि नहीं, ठीक है। चलो तो ये जरा नोट कर लें आप लोग, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो भाई, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वो, है ना। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड है, उसको 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, कुछ समय के बाद बैटरी को हटा दिया, लेकिन वो कैपेसिटर चार्ज तो हो गया है ना, ठीक है ना। ठीक है चलो, एंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, मतलब बैटरी को हटाने के बाद उस स्पेस को कंप्लीटली फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5 है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर फर्स्ट बिफोर सेकेंड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक हैज बीन पुट इन बिटवीन इट्स प्लेट। अपन को एनर्जी स्टोर निकालना है कैपेसिटर का, जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था मतलब बिफोर, एंड जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तब का एनर्जी स्टोर्ड मतलब आफ्टर। ठीक है, आओ देखो ध्यान से सुनो, अभी अपन बात करते हैं बिफोर की। ठीक है, ये देखो अभी यहां पर कैपेसिटर को कनेक्ट किया है 100 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, आप ये बताओ देख के इसका कितना कैपेसिटेंस है, अभी 20 माइक्रोफैराड है ना। अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो आप बताओ विदाउट डाइलेक्ट्रिक अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, तो ये मान लिया U, तो ये क्या होगा हाफ CV², है कि नहीं। और ये बताओ C पता है V पता है, निकल जाएगा ना, है ना। तो सिंपल कहानी, U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू कितनी 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V² मतलब 100 का स्क्वायर ना। ठीक है भैया, लॉट्स ऑफ जीरोस हैं यहां पर, ये 10। ठीक है, ये देखो 100 की पावर 2 मतलब 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -6 मतलब 10 की पावर -1, मतलब इसको 0.1 कहते हैं ना। यस, तो यहां पर एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 जूल आ गई, है कि नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया आपका बिफोर, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था। अब हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। ठीक है, अब बताओ आफ्टर, यहां हम बोले विथ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर इधर देखो, तुम बताओ विथ डाइलेक्ट्रिक आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, C इज इक्वल टू K टाइम्स C0 ना, है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ C0 मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस कितना गिवन है 20 माइक्रोफैराड, और K की वैल्यू कितनी है भाई 5, डालो जरा इसमें, बढ़िया 5 इंटू C0 की वैल्यू 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये देखो कितना आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 20, ये आपका 100 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -6, मतलब ये हो जाएगा 100 माइक्रोफैराड, है कि नहीं।
ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 100 माइक्रो फराड हो गया। ठीक है, आओ भाई, मुझे निकालनी है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन सी तो मिल गया है, लेकिन अभी वी नहीं मिला है, अब वी निकालना पड़ेगा यार। ठीक है, अच्छा, हाफ सी वी स्क्वायर के अलावा कोई और फॉर्मूला भी होता है क्या? हाँ होता है, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी वी तो होता है। तो बोलोगे सर उसमें तो चार्ज निकालना पड़ेगा ना, मतलब अरे भैया चार्ज निकालने की जरूरत क्या है, देखो सुनो मेरी बात को, चार्ज जो है इस कंडीशन में निकालने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ, चार्ज जो है, जो पहले आपका चार्ज था वही आपका इस केस में भी चार्ज होगा ना, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ आपको कि डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो तुम बताओ, अगर मैं यहीं पर निकाल लूं चार्ज की वैल्यू, तो बताओ चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यहां पर कहां पर कर दूं, यहां देख लो, ये देखो Q इक्वल टू, आप बताओ Q इक्वल टू CV होता है, CV, तो C कितना है 20 इंटू 100, तो ये देखो ये माइक्रो में है ना, तो आंसर भी आपका माइक्रो में आएगा। तो 20 इंटू 100 ये 2000 आएगा ना, 2000 माइक्रो कूलम आएगा ना आपका ये Q, है कि नहीं? मतलब इनिशियल में जो चार्ज था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, वही चार्ज यहां पर भी रहेगा ना। ठीक है, तो आप बताओ, मुझे चार्ज पहले से पता हो गया, C मैंने निकाल लिया, अब मैं इसका एनर्जी निकाल लूंगा बाय यूजिंग फॉर्मूला हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी से। तो ये देखो ध्यान से, एनर्जी इक्वल टू यहां पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी से, और ये देखो हाफ इंटू क्यू स्क्वायर मतलब ये 2000 का स्क्वायर ना, तो कन्वर्ट कर देते हैं अपन, देखो 2000 माइक्रो कूलम है तो 10 की पावर -6 का स्क्वायर अपॉन सी कितना 100, तो 100 इंटू 10 की पावर -6, हाँ है ना? ठीक है, चलो आओ देखो ध्यान से, यहां पर हाफ इंटू ध्यान देना, यहां पर इधर देखो, ये बताओ यहां पर कहानी क्या होगी, 2000, ये देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये देखो 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, और -3 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -6 आएगा ना, इसको तुम सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -6 आएगा, इतना तुम लोग कर ही सकते हो यार। अपॉन में देखो ये आ गया 100 इंटू 10 की पावर -6, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 अपॉन 100, आंसर इज 0.02 जूल, है कि नहीं? दिस इज योर आंसर, सिंपल। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर हाफ सी वी स्क्वायर क्यों नहीं यूज किया भाई, जबरदस्ती मुझे V निकालना पड़ता इस केस में, क्योंकि इसका वोल्टेज मतलब इस केस में वोल्टेज और इस केस का वोल्टेज अलग अलग होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने पर वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब अफेक्ट होता है, लेकिन वहां पर V निकालने में और मेहनत करनी पड़ती, ऐसा नहीं कि होता नहीं, लेकिन जब दिख रहा है कि दोनों केसेस में चार्ज की वैल्यू सेम होगी, तो यहां से इजीली मिल जाएगा चार्ज, वो यहां पर इस्तेमाल कर लेंगे यार, इसलिए मैंने फॉर्मूला यूज किया हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप इसको जरा नोट कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सवाल को ध्यान से पढ़ें पहले। बोलता है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमने एक कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज कर दिया, एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज कर दिया मैंने। ठीक है, व्हेन अ 3 mm थिक स्लैब इज स्लिप्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 3 mm थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर में डाल दिया। ठीक है, ओके, देन टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस between the plates, the plate separation is to be increased by 2.4 mm. Then find the dielectric constant of the slab. देखो क्या हुआ कहानी, मैं पूरा सवाल समझाता हूं। देखो
क्या हुआ कि एक मेरे पास कैपेसिटर है, उसको हमने चार्ज किया अप टू सम पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। मान लो इसका इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, ठीक है। अब क्या हुआ, और सेपरेशन वहां पर D है, ठीक है। अब क्या हुआ कि वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डाल दिया, स्लिप्ड इनटू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, जिसका थिकनेस कितना है 3 mm। अब यह जरूरी नहीं है कि 3 mm से पूरा कवर हो गया, क्योंकि उसने कहीं कुछ कहा नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि बीच में कहीं 3 mm का स्लैब डाल दिया, तो तुम बताओ स्लैब डालने से पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है ना, लेकिन घटने देना नहीं है, टू मेंटेन सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वहां पर क्या किया, प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया। तुम बताओ अगर सेपरेशन बढ़ाओगे प्लेट के बीच का तो तुम्हारा D बढ़ेगा, है कि नहीं, और तुम्हारा D बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, और अगर कैपेसिटेंस कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा अपने आप। तो सुनो क्या होता है कहानी, सुनो। जब हम स्लैब डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, लेकिन पोटेंशियल कम हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल को कम होने देना नहीं है। तो पोटेंशियल को कम नहीं होने देने के लिए प्लेट के बीच का सेपरेशन उसने बढ़ा दिया बाय 2.4 mm, है कि नहीं, ठीक है। मतलब पहले सेपरेशन D था, तो अब सेपरेशन हो गया D प्लस 2.4 mm से इंक्रीज कर दिया बाय, हाँ या ना। तो बताओ उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तुम लोग को यह बात समझ में आ रही है कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि स्लैब को इंसर्ट करने पे पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है, लेकिन हमें घटने देना नहीं है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस को सेम ही रखना है जितना पहले था। जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब था ना, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस था उतना ही रखना है उसको। तो क्या करें, तो भैया प्लेट के बीच के सेपरेशन को बढ़ाना पड़ता है। तो सेपरेशन बढ़ाने से क्या होता है कि कैपेसिटेंस कम हो जाता है, और कैपेसिटेंस कम होने से पोटेंशियल डिफरेंस वापस से बढ़ जाएगा, हाँ है ना, ये कहानी होती है। तो जो स्लैब डालने से पोटेंशियल घट गया था, वो सेपरेशन बढ़ाने से वापस से उतना हो सकता है कि नहीं, ठीक है। चलो तो यहां पर ध्यान देना, मैं पूरा एक केस फॉर्म में कर रहा हूं उसको, मैं बिल्कुल स्टेप वाइज ध्यान देना। आप बताओ विदाउट स्लैब क्या कहानी है, आप बताओ। ये हमारा कैपेसिटर है, सेपरेशन D है, ठीक है। चलो आप बताओ यहां पर आपका कैपेसिटेंस कितना होगा, C0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D ना, ये होगा कहानी, ठीक है। अब देखो यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर, अच्छा यहां पर वोल्टेज कितना है V0, यहां पर आपका वोल्टेज कितना है V0, इनके बीच में वोल्टेज कितना एग्जिस्ट कर रहा है V0, ठीक है। अब देखो विथ स्लैब, ठीक। अब बताओ यहां पर स्लैब इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो स्लैब इंसर्ट कर दिया है ना, ऑफ थिकनेस कितना 3 mm, ठीक है। तो प्लेट के बीच का सेपरेशन उसने बढ़ा दिया है, पहले D था, अब कितना हो गया है D प्लस 2.4 कर दिया है कि नहीं, ठीक है। चलो तो अब बताओ अब का जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, कैपेसिटेंस बोलो। C इज इक्वल टू, यहां देखो C इज इक्वल टू क्या होगा इसका कैपेसिटेंस, तुम बताओ। C इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहां पर D की जगह क्या होगा D प्लस 2.4 होगा, ठीक है। तो यहां देखो फॉर्मूला है D प्लस 2.4 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 बाई K इंटू T, थिकनेस है कि नहीं, और वो थिकनेस कितना है 3 mm है, हाँ या ना, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि अगर T थिकनेस का स्लैब डाल देंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
डी माइनस वन बाई के इंटू टी ना, लेकिन यहां पर डी नहीं है, यहां पर डी हो गया डी प्लस 2.4 हो गया है, तो डी की जगह क्या लिखा है मैंने, डी प्लस 2.4 लिखा है मैंने। ठीक है, चलो तो आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, ये हो गया आपका नया कैपेसिटेंस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि स्लैब डालने के बाद सेपरेशन जब बढ़ा दिया तो उस समय का पोटेंशियल और जो पहले पोटेंशियल है दोनों सेम बोल रहा है ना वो भैया, सेम पोटेंशियल करने के लिए ही तो यहां पर सेपरेशन बढ़ा दिया गया इसका 2.4 से, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल है ना। तो मान लो इसका पोटेंशियल कितना है, यहां पर V0 है, सॉरी V है, तो आप बताओ दिस V इज इक्वल टू V0 ना, ऐसा क्वेश्चन है बोल रहा है वो। ठीक है, तो आप बताओ हम क्या बोलेंगे कि सिंस V इक्वल टू V0, ठीक, और ये बताओ पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस ना। ठीक है, तो इसको लिखेंगे Q अपॉन C और इसको लिखेंगे Q अपॉन C0 ना, क्योंकि भाई दोनों केसेस में C अलग अलग होगा लेकिन चार्ज की वैल्यू तो सेम ही होगी दोनों में, क्योंकि स्लैब डालने से चार्ज की वैल्यू में कोई असर नहीं आता। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो, ये Q कैंसिल, तो ये बताओ C0 इक्वल टू C हो गया क्या, ठीक, क्रॉस इनटू कर दिया मैंने। अब बताओ C0 इक्वल टू C मतलब दिस इक्वल टू दिस ना। ठीक, चलो आओ देखो ध्यान से यहां पर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी प्लस 2.4 माइनस 1 बाई के इंटू 3। ठीक, ये कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d प्लस 2.4 माइनस 1 बाई के इंटू 3 इक्वल टू डी ना, है कि नहीं। तो आप ये बताओ यहां पर d की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये 2.4 एज इट इज है, इस पूरे को लेके जाओ उस तरफ तो पॉजिटिव में हो जाएगा 1 बाई के इंटू 3, ये कैंसिल हो गया 0.8 होगा ना। ठीक, तो आप बताओ कहां पर करूं मैं, इधर देख लो, इतने पोर्शन में हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बताओ 0.8 इज इक्वल टू 1 बाई के, तो आप बताओ 1 बाई के इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2 ना, तो इसको नीचे लाओगे तो 1 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5 हो जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कहानी है, मतलब कुल मिला के कहानी ये है, एक सिंपल सी बात करूं तो जब स्लैब नहीं था, ठीक है, तब का पोटेंशियल, और जब स्लैब है तब का पोटेंशियल उसने इक्वेट करने के लिए बोला है ना। और जब स्लैब डाला है ना तो वहां पर सेपरेशन को भी इंक्रीज किया है, तो वो सेपरेशन लेना होगा। तो मैंने यहां पर देखो वो इंक्रीज सेपरेशन लिया है मैंने, और दोनों का निकाला पोटेंशियल। ठीक है, दोनों के पोटेंशियल को मैंने इक्वेट किया है और तब जाके आपको के की वैल्यू मिली है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लें, फिर देखते हैं अपन एक और सवाल। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। ओके, ये देखो ये आ गया क्वेश्चन मल्टीपल स्लैब वाला। ठीक है, ध्यान देना। A capacitor is filled with two dielectrics of same dimension but of dielectric constant K1 equal to 2 and K2 equal to 3. Find the ratio of capacity in the two possible arrangement. देखो ये आपका पहला अरेंजमेंट है, ये आपका दूसरा अरेंजमेंट है कि नहीं? ठीक है, यहां पर मुझे निकालनी है क्या? कैपेसिटी। यहां का निकालना है नेट कैपेसिटेंस और यहां का निकालना है नेट कैपेसिटेंस, और उन दोनों का रेशियो निकालना है अपन को। आओ देखो ध्यान से सुनो, कहानी कुछ ऐसी है, मैं बताता हूं आपको। ये पूरा जो आपका प्लेट है इसका एरिया ए है, पूरे प्लेट का एरिया ए है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर ध्यान देना, प्लेट का एरिया ए है
तो ये आपका आधा पोर्शन में, ये आधा पोर्शन में है, वो ठीक है, यहां तक बना हुआ है, लेकिन ये पूरा हाफ कवर्ड है, ये भी आपका हाफ कवर्ड है, और ये भी आपका कोई स्पेस नहीं है, बस आपको शो किया गया यहां पर। तो ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, आधा पोर्शन K1 से और आधा पोर्शन K2 से। ठीक, अब देखो प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, D, हाँ है ना। अब देखो तुम बताओ, अगर मैं बोलूं कि ये आपका प्लस क्यू है और ये आपका माइनस क्यू है, भैया टर्मिनल तो ये है ना, टर्मिनल, ये टर्मिनल है, तो यहां पर आपका चार्जेस आएगा प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो आप बताओ यहां पर इसका पोलराइजेशन होगा, तो आप बताओ यहां पर क्रिएट क्या होगा, नेगेटिव, यहां पर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव, यहां पर क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, हाँ है ना, ठीक है। अब बताओ यहां पर इसका कैपेसिटेंस अगर लिखने जाएं, है कि नहीं, तो क्या होगा इसका कैपेसिटेंस, देखो यहां पर। अच्छा इसको एक काम करते हैं अपन, इसको डायग्राम 1 बोल देते हैं और इसको डायग्राम 2 बोल देते हैं। तो पहले अपन डायग्राम 1 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर फिगर 1, ठीक, बोलो यहां पर C1 की वैल्यू बोलो। तो आप बताओ ये भी आपका एक कैपेसिटर की तरह रोल कर रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 इक्वल टू K1 टाइम्स, क्योंकि मटेरियल तो कोई और है ना, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एरिया आएगा, किसका एरिया, इस वाले का एरिया, और ये मैंने बताया था किस सरफेस का एरिया लेते हैं, जिस सरफेस पे चार्जेस अपीयर होते हैं। तो बताओ इस वाले सरफेस पे चार्जेस अपीयर हो रहे हैं, तो इसका एरिया इस पूरे एरिया का हाफ है ये, तो ये एरिया A/2 होगा ना, ठीक, और ये वाला एरिया भी क्या होगा, A/2 होगा। और यहां पर दोनों चार्ज सरफेस के बीच का सेपरेशन D ही लेंगे हम लोग, वो भले यहां पर आपको गैप दिख रहा है, लेकिन ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड माना है आपको यहां पर, है कि नहीं, क्योंकि यहां पर इसकी कोई पर्टिकुलर थिकनेस नहीं है, तो हमें यही मानना होगा कि ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक, अब देखो तो K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया आता है, और इसका एरिया कितना है, A/2 अपॉन दोनों चार्ज सरफेस के बीच का सेपरेशन, दैट इज D, है कि नहीं। तो ये बताओ आपका C1 की वैल्यू कितनी हो गई, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ठीक, नाउ सिमिलरली C2 इक्वल टू, देखो K2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी एरिया A/2 अपॉन D कितना, आपका D ही रहेगा, ठीक है। यहां पर भी आपका सेपरेशन कितना है, D है। चलो तो ये वैल्यू कितनी आ गई, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, है ना। अब ये बताओ ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है। देखो कैसे, तुम बताओ दोनों का नेगेटिव एक तरफ है कि नहीं, दोनों का पॉजिटिव एक तरफ है कि नहीं, ठीक। तो आप बताओ दोनों का नेगेटिव एक साथ है, दोनों का पॉजिटिव एक साथ है, तो इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, सिंस C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, ठीक है, देयरफॉर इसका नेट इक्विवेलेंट कितना होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा ये, ठीक है। अब देखो C1 की वैल्यू कितनी है, दिस प्लस दिस करना होगा, तो आप बताओ जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन, क्या बचेगा, K1 प्लस K2 बचेगा, दिस इज व्हाट, C इक्विवेलेंट, हाँ या ना, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले वाले फिगर का। अब वो बात है, देखो यहां पर K1 और K2 की वैल्यू गिवन है अपने को, 2 और 3 डाल दें क्या, चलो डाल देते हैं। आप बताओ C इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2D, यहां पर देखो 2 प्लस 3 मतलब ये 5 हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/2D। इज इट क्लियर।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट। क्लियर? नाउ अब यहां पर ध्यान देना, मैं निकालने जा रहा हूं इस वाले फिगर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो तो इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और अभी छोड़ देते हैं। ठीक, आओ सेकेंड फिगर के लिए काम करते हैं। ध्यान देना नेक्स्ट पेज पे, ये देखो ध्यान से, जो सेकेंड फिगर है ना, मैं इसको दोबारा यहां बना देता हूं। ये आपका है प्लेट, ठीक है। ये देखो, ये आपका K1 थिकनेस, सॉरी K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये K2 है ना, ऐसी है डायग्राम देखो। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका प्लस क्यू होता है, ये आपका माइनस क्यू मान लो, तो प्लस के यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव क्रिएट होगा, यहां पर पॉजिटिव क्रिएट होगा, फिर यहां पर नेगेटिव क्रिएट होगा, यहां पर पॉजिटिव क्रिएट होगा। ठीक, क्लियर? अब देखो ध्यान से, यहां पर जो सरफेस पे चार्ज है उसका एरिया वही होगा ना जो कैपेसिटर के प्लेट का एरिया होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए। लेकिन दोनों चार्ज सरफेस के बीच का जो सेपरेशन है वो d/2 होगा ना, और यहां भी कितना होगा, d/2। ठीक, अब एक काम करते हैं, मुझे इसका कैपेसिटेंस लिखना है C1 का, मतलब इसका K1 वाले का, तो इसको मैं बोल देता हूं C1 डैश बोल देता हूं, क्योंकि पिछले वाले मैंने C1 यूज किया हुआ है, तो यहां पर इसको C1 डैश बोल देते हैं। ठीक है, अब बोलो C1 डैश इक्वल टू K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया आता है यहां पर, इसका एरिया क्या होगा, सेम A, लेकिन सेपरेशन जो है वो यहां पर d/2 है ना, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/d, दिस इज व्हाट, C1 डैश, है कि नहीं? ठीक है, नाउ अब देखो इसका लिखते हैं कैपेसिटेंस, C2 डैश इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया क्या होगा, सेम प्लेट के एरिया के बराबर, और सेपरेशन कितना है, d/2। तो ये बताओ 2 ऊपर चला गया, तो C2 डैश की वैल्यू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/d, दिस इज व्हाट, C2 डैश, हाँ है ना? ठीक है, चलो अब बताओ ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं प्लस से माइनस है, देखो प्लस और माइनस आपस में है, तो ये क्या होता है, सीरीज कनेक्शन। भाई एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम यहां पर बोलेंगे सिंस C1 डैश एंड C2 डैश आर इन सीरीज, तो आप बताओ इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट डैश कर दूं क्या, क्योंकि पिछले वाले मैंने C इक्विवेलेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये बताओ 1/C1 डैश प्लस 1/C2 डैश ना। ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं, आ जाओ, 1/C1 डैश की वैल्यू दिस 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/d प्लस 1/2K2 एप्सिलॉन नॉट A/d। आप बताओ d ऊपर चला गया तो क्या कहानी होगी, d/2K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस ये d ऊपर चला गया d/2K2 एप्सिलॉन नॉट A। नाउ ये आ रहा है आपका 1/C इक्विवेलेंट। अब बताओ देख करके यहां पर 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू d/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आएगा, अच्छा 2 भी कॉमन, क्या आएगा 1/K1 प्लस 1/K2, है कि नहीं।
अब एक काम करते हैं, K1 K2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना है K1 2 और K2 3। तो ये देखो यहां पर 1 अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल टू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये बताओ 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 कितना होता है 5/6। ठीक है, आओ देखो यहां पर ध्यान से 1 अपॉन सी इक्वलेंट डैश 1 अपॉन सी इक्वलेंट डैश इक्वल टू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 5/6। ठीक, तो अब रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो C इक्वलेंट डैश इक्वल टू ये 2 6 12 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 5D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। और हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, दोनों फिगर के कैपेसिटेंस का रेशियो। मतलब मैं 1 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये देखो आप देखो यहां से यहां पर, इधर देखना, ये है आपका 1, सी इक्विवेलेंट कितना है 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D। ठीक, तो ये देखो दिस बाय दिस। ठीक, तो ये देखो ध्यान से 1 डिवाइडेड बाय 2, तो सी इक्विवेलेंट अपॉन सी इक्विवेलेंट डैश, मतलब दोनों फिगर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो निकाल रहे हैं हम। क्या है सी इक्विवेलेंट 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D, 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D अपॉन दिस दैट इज 12 एप्सिलॉन नॉट ए बाय 5D। ठीक, अब देखो ध्यान से यहां पर, इधर देखो एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो गया, डी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 5/2 अपॉन 12/5। अब बताओ ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 25 और ये 2 12 में अपॉन 24। दिस इज योर रिक्वायर्ड रेशियो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका सवाल था। बस आपको कॉम्बिनेशन देखना आना चाहिए कि जब मल्टीपल स्लैब होंगे तो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चार्जेस डिस्प्ले कर लो, है ना। और अगर चार्जेस डिस्प्ले तुमने कर लिया ना, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो कि अगर सेम चार्जेस सारे स्लैब का आपस में कनेक्टेड है तो वो पैरेलल होगा, और अगर ऑपोजिट चार्जेस हर एक स्लैब का आपस में कनेक्टेड है तो वो सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, है ना। और याद रखना हर एक स्लैब का जब कैपेसिटेंस लिखते हैं ना तो क्या करते हैं मालूम, लिखते हैं के जो भी उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। अब देखना वहां पर एरिया क्या लें, ठीक है, मतलब एरिया किसका लेते हैं, जिस सरफेस में चार्ज अपीयर हुआ है, अपॉन डी। डी क्या होता है, जो चार्ज सरफेस होते हैं ना दोनों, मतलब स्लैब के जो पॉजिटिव नेगेटिव जो सरफेस होते हैं उनके बीच का गैप, वो होता है डी का रोल करता है वो। ऐसे लिखते हैं हर एक स्लैब का कैपेसिटेंस, और फिर देखते हैं कॉम्बिनेशन कैसा है सीरीज की पैरेलल, और फिर निकालते हैं उसका इक्विवेलेंट, है कि नहीं। ठीक है, तो पहले एक काम करें, आप ये कॉपी करें, ठीक है, फिर ये कॉपी करें आप लोग। चलो भाई, तो यहां पर अपना ये खत्म होता है। इसी के साथ ऐसे ही वीडियोस अगर आपको देखने हो ना तो सिंपल क्या करना है, आपको magnetbrains.com पे जाना है, वहां पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल फिजिक्स पढ़ना है तो आपने यहां पर फिजिक्स सेलेक्ट किया। जैसे ही सेलेक्ट करोगे ना तो आपको ऐसे चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। फिर जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसको क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। सो सिंपल, ठीक है। एंड बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।